चलिए ध्यान दिया जाए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफी यूजफुल टॉपिक, जो किसी मॉलिक्यूल के शेप को डिटरमाइन करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे कि आप लोग 9th 10th में आप सभी स्टूडेंट मीथेन का शेप पढ़े होंगे, टेट्राहेड्रल। तो मीथेन का शेप टेट्राहेड्रल क्यों होता है? BCl3 का शेप ट्राइगोनल क्यों होता है? H2O का शेप V शेप्ड क्यों होता है? PCl5 का शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्यों होता है? SF6 का शेप ऑक्टाहेड्रल क्यों होता है? IF7 का शेप पेंटागोनल बाइपिरामिडल क्यों होता है? तो इन सभी मॉलिक्यूल के शेप का डिटर्मिनेशन बहुत बारीकी से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए ये क्लास स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही जबरदस्त क्लास होगा ये हाइब्रिडाइजेशन का। सबसे पहले हम कुछ बेसिक नॉलेज देते हुए इसके डिफिनेशन को क्लियर करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यानी व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन का डायरेक्टली अगर हम डिफिनेशन आपको सुनाएं, जैसे कि मिक्सिंग ऑफ डिसिमिलर ऑर्बिटल्स ऑफ द सिमिलर एनर्जीज ऑफ द सेम एटम टू फॉर्म एनी ऑर्बिटल, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन एंड द न्यू ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो आपको कुछ नहीं समझ में आया, ये सारा डिफिनेशन 3 कंडीशन से बना है और ये 3 कंडीशन बीच बीच में डिफिनेशन में आया है और इसको फ्रेम करके मिलाकर ये डिफिनेशन बना है। यही कारण है कि आप अच्छे से इसको नहीं समझ पाए, क्योंकि ये पहले 3 कंडीशन को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये एक नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ते ही समझ ले, ये पॉसिबल नहीं। इसलिए आप ध्यान से एक एग्जाम्पल का फुल एक्सप्लेनेशन उसके मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन का सुनेंगे, समझेंगे। फिर जैसे ही ये डिफिनेशन सुनेंगे 1 से 2 बार, तो हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और अभी तो पता भी नहीं चला कि डिफिनेशन सुने भी थे। लेकिन अब जरा देखा जाए, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, एक ऐसे मॉलिक्यूल का जिसका ऑक्टेट नहीं पूरा होता है सेंट्रल एटम पर, और फिर भी वो मॉलिक्यूल बना लेता है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है। आखिर कैसे, तो देखा जाए। देखा जाए, बताइए तो BCl3 में सेंट्रल एटम कौन सा है? आज का क्लास आप सभी स्टूडेंट को ऑफलाइन ऑनलाइन सभी स्टूडेंट को बता दें कि फुल कॉन्सेंट्रेट माइंड से अगर 10-15 मिनट नहीं समझे तो आपका कैपेसिटी नहीं है कि आप समझ सकें। और ये 1-2 दिन के लिए नहीं आया है, लगभग 7 डेज का क्लास लेकर आया है, 20 से 25 पेज का है। और आपको BSc पार्ट 2 तक इसका स्टडी करना है, लगभग 7 चैप्टर में रिलेटेड है। और बार बार आप हाइब्रिडाइजेशन का नाम 12th क्लास के लास्ट चैप्टर तक सुनते रहेंगे। इसलिए आप बहुत ध्यान से समझे, इसलिए हम अभी ये बात बोले कि आप ध्यान दीजिए। सेंट्रल एटम इसमें कौन सा है बता दीजिए? सेंट्रल एटम BCl3 में बोरॉन है, और बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या आप जानते हैं? 5। तो 5 अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन आप बता सकते हैं 1:2, 2s2, 2p1। अब आपको बता दें कि एटम, कोई भी एटम जिस स्टेट में स्टार्टिंग में होता है, जिस स्टेट में कोई भी एटम स्टार्टिंग में होता है,
वही स्टेट ग्राउंड स्टेट होता है। वही स्टेट मतलब इनिशियल स्टेट कहलाता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जैसे देख रहे हैं जितना इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में, यही स्टेट इसका ग्राउंड स्टेट है। जल्दी से इस ग्राउंड स्टेट के कॉन्फ़िगरेशन को बढ़िया से देख लीजिए और देखकर एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसमें कुल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? और आप 3-4 क्लास सिग्मा पाई बॉन्ड ये सब सुनते हुए इतना चीज समझ चुके हैं कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेता है। तो अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर ये प्रेजेंट हुआ है आपके सामने, तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो BCl3 कहाँ से बन जाएगा? सिर्फ एक Cl से ओवरलैप करेगा, एक Cl से शेयरिंग करेगा तो BCl बनने की पॉसिबिलिटी है। BCl3 तो एकदम नहीं बनेगा ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना चाहेगा। लेकिन वास्तविकता है कि BCl3 बनता है। तो कैसे बनता है? इसके एक्साइटेड स्टेट पर विचार करने पर अब सवाल उठता है कि एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? किसी भी एटम का एनर्जाइज्ड स्टेट एक्साइटेड स्टेट होता है। और ये एनर्जाइज्ड स्टेट कैसे प्राप्त होता है? जब हम किसी एटम को किसी सोर्स से एनर्जी देते हैं, हिट करते हैं, तो उसका आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, आप लोग को पता है आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन कौन है? सेकेंड ऑर्बिट का। और फर्स्ट ऑर्बिट का इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन निकलकर उस ऑर्बिटल में चला जाता है जो कंप्लीटली वैकेंट है। अगर ऑर्बिटल अवेलेबल है तो यहाँ पर देखिए 2s का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 2p के सेकेंड ऑर्बिटल में चला गया। और जाते ही 3 ऐसा ऑर्बिटल हमको दिखाई देने लगा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का है। और थोड़ा थोड़ा यहाँ पॉसिबिलिटी समझ में आने लगा कि BCl3 बन सकता है। फिर से ग्राउंड स्टेट के कॉन्फ़िगरेशन को देखने से पता चलता है कि देयर इज ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो द फॉर्मेशन ऑफ BCl3 इज नॉट पॉसिबल। सो वी कंसिडर अबाउट in excited state 1 2s electron is permitted into 2p second orbital of 2p subset. Thus we get 3 electrons, 3 orbitals of unpaired electron. 3 ऑर्बिटल हम लोग गेट किए। अब ये 3 ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होने जा रहा है। HS, GS का फुल फॉर्म ग्राउंड स्टेट, ES का फुल फॉर्म एक्साइटेड स्टेट और HS का फुल फॉर्म हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। इस हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में क्या होगा? ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से एक 2s का है और 2 2p का है। आप लोग S का शेप बता सकते हैं? S का शेप कैसा होता है? तो एक 2s, एक 2s और 2 2p का ऑर्बिटल, 2px और 2py। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में भाग लेने के लिए तैयार है। यहां पर क्या होने जा रहा है? कंप्लीट इंटरमिक्सिंग होने जा रहा है। अभी तक ओवरलैपिंग में आपको क्या बताया गया? द पार्शियल मिक्सिंग ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल का मिलना ओवरलैपिंग है। और आज जो हम कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आए हैं वो पार्शियल मिक्सिंग नहीं है, कंप्लीट इंटरमिक्सिंग है। और आप बायो में हाइब्रिडाइज्ड सीड्स, हाइब्रिडाइज्ड जनरेशन, हाइब्रिडाइज्ड वर्ड को बहुत बार सुने होंगे। आज इस हाइब्रिडाइज्ड वर्ड को समझाने के लिए यहाँ एक एग्जाम्पल का हम सहारा ले रहे हैं, ध्यान दिया जाए। ये है रेड कलर का पेंट का 1 लीटर का डब्बा और ये है वाइट कलर का 1 लीटर का पेंट का डब्बा।
इस दोनों को एक बड़े से कंटेनर में ढक्कन खोलकर उलट दिया गया। इसको भी बता सकते हैं कि यहां पर जब दोनों का ढक्कन खोलकर उलट दिया जाए और खूब बढ़िया से मिला दिया जाए तो 5 मिनट के बाद रेड दिखाई देगा कि व्हाइट? ना रेड दिखाई देगा ना व्हाइट दिखाई देगा, एक न्यू कलर अपीयर्ड होगा। लाइट मतलब रेड में ही होगा, हल्का रेड होगा या जो भी, मतलब लाइट कलर अपीयर्ड होगा, कोई नया कलर होगा, ना रेड होगा ना व्हाइट होगा। तो यहां न्यू कलर का कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है। जस्ट लाइक अब हम आपको यह समझाने जा रहे हैं कि जब एक एस 2 पी यानी एक स्फेरिकल 2 डंबल से कंप्लीट इंटरमिक्स होगा तो आप मत खोजिएगा कि एस का स्फेरिकल कहा गया और पी का डंबल कहा गया। अब जो यहां ऑर्बिटल्स बनेंगे बिल्कुल नए बनेंगे और उसका नाम होगा, एक एस और 2 पी के इंटरमिक्सिंग से बन रहा है इसलिए इसका नाम होगा sp2। और कॉन्सेप्ट ये कहता है, नियम ये कहता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेते हैं, जितने संख्या में भाग लेते हैं, उतने ही संख्या में न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होता है और ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ध्यान से सुनते रहिएगा, यहीं पर मेन कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने 1-1 लीटर का पेंट का डब्बा मिक्सअप किया तो पेंट तो बना 2 लीटर लेकिन बिल्कुल नया बना। उसी तरह से यहां पर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स तो हुए, 3 न्यू ऑर्बिटल्स को फॉर्म किए, लेकिन ये तीनों ऑर्बिटल sp2 के नाम से अब जाना जाएगा। और क्यों sp2 के नाम से जाना जाएगा? क्योंकि ये एक s और 2 p के इंटरमिक्सिंग से बना है और ये तीनों p ऑर्बिटल एक साथ रहेगा। और ये तीनों sp2 ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऐसे नहीं रहेगा। इसको कैसे रहना है ये आप लोग खुद बताएंगे, लेकिन पहले स्टडी करिए एक एग्जाम्पल का, तब आप कुछ कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिससे आप बता पाएंगे कि ये तीनों ऑर्बिटल एक साथ रहेगा तो कितना डिग्री पर, कितना एंगल पर रहेगा। ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से बना है। जिस तरह से मैग्नेट का नॉर्थ सामने लाते हैं तो रिपेल करता है, बट पर ध्यान दिया जाए, और यहाँ साउथ भी लाते हैं तो ये रिपेल करता है, मतलब सेम पोल रहता है तो रिपल्सन होता है। और चार्ज में भी वही बात है, सेम चार्ज रहेगा तो रिपल्सन और डिसिमिलर चार्ज रहेगा तो अट्रैक्शन। तो यहाँ सिमिलर चार्ज है, सब पर निगेटिव चार्ज है, सब में इलेक्ट्रॉन है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह का केवल 2 ही ऑर्बिटल, अभी 2 पर केवल सोचिए, ये कैप इलेक्ट्रॉन है और दोनों पर निगेटिव चार्ज है, तो जिस तरह मैग्नेट का नॉर्थ सामने रखते हैं तो दूर ढकेलता है एक दूसरे को, उसी तरह ये भी अपने एक दूसरे को दूर ढकेलता रहेगा, प्रतिकर्षित करता रहेगा, रिपल्सन होता रहेगा। जरा सोचिए कि इसके बीच रिपल्सन हो रहा है, ये रिपल्सन को कम करने के लिए ये एक दूसरे को कितने डिग्री पर एडजस्ट करेगा कि सबसे कम रिपल्सन होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री वो एंगल है जहां पर ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा और मिनिमम रिपल्सन पर होगा। अगर यहां से नीचे दबेगा तो इधर से रिपल्सन बढ़ जाएगा, यहां से ऊपर दबेगा तो इधर से रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो यही वो एंगल है जिस पर रहने पर इसके बीच होने वाला रिपल्सन क्या होगा? होगा रिपल्सन, लेकिन सबसे मिनिमम। जब 2 ऑर्बिटल पर आप सोच सकते हैं तो अब अपना दिमाग अप्लाई कीजिए 3 ऑर्बिटल पर। अब 3 ऑर्बिटल्स है, तीनों में इलेक्ट्रॉन है, तीनों में रिपल्सन हो रहा है, तीनों एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के बीच होने वाले रिपल्सन को सबसे कम करने के लिए कितने डिग्री पर एडजस्ट होगा? तो यहाँ पर 360 को 3 से डिवाइड करने का जरूरत है। 360 को 3 से डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा? 120, 120, 120। यही वो एंगल है जिस पर रहने से इसके बीच का रिपल्सन, इसके बीच का रिपल्सन और इसके बीच का रिपल्सन सबसे कम होगा। तो ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल
एक दूसरे को इसी एंगल पर रखेगा। अगर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा तो 180 डिग्री पर रखेगा, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन है, दोनों में रिपल्सन हो रहा है। अब इस बात को इस हाइब्रिड ऑर्बिटल पर आप समझेंगे, ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को एक साथ रहना ही है, तो ये कैसे रहता है देख लिया जाए। ये पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसका नाम है sp2, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। क्या आप सभी स्टूडेंट बता सकते हैं कि अभी हम BCl3 का जो फॉर्मेशन कर रहे थे, अभी हम किसके बारे में कब से बात कर रहे थे? BCl3 में किसके बारे में? सिर्फ बोरॉन के बारे में, क्योंकि बोरॉन उस तरह से प्रिपेयर्ड नहीं था कि वो 3 क्लोरीन एटम से बॉन्ड बना सके। हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के तहत बोरॉन अपने आप को फुली प्रिपेयर्ड अब कर चुका है। ये 3 ऑर्बिटल को ऐसा बना चुका है कि 3 तरफ से बॉन्ड बना ले, तीनों तरफ से शेयरिंग कर ले। आपको बता दें कि अभी तक जो हम कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन कर रहे थे वो हाइब्रिडाइजेशन के तहत था। अब ओवरलैपिंग होने जा रहा है, ये ओवरलैपिंग ही बॉन्ड का फॉर्मेशन है। और अभी हम BCl3 नहीं बनाए हैं, सिर्फ BCl बनाए हैं। आपके सामने BCl3 बनने जा रहा है, लेकिन उससे पहले क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन बता दिया जाए। जल्दी से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलिए। ठीक है, थ्री पी 5 कैसे भरते हैं आप लोग? 1 1 1, तब पेयरिंग। कौन सा ऑर्बिटल है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का है? 3px, 3py, 3pz। किसमें अनपेयर्ड है? तो यही 3pz ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का है, यही आकर ओवरलैपिंग करेगा। तो बोरॉन अपने आप को फुली प्रिपेयर्ड कर लिया है। ये रहा बोरॉन, और 3 तरफ से आने जा रहा है क्लोरीन। ये पहला क्लोरीन अपना 3pz ऑर्बिटल लेकर आ गया, ये दूसरा क्लोरीन लेकर आ गया, ये तीसरा क्लोरीन, और देखते देखते BCl3 बन गया। ओरिजिनल शेप आप सभी स्टूडेंट, अच्छा थोड़ा सा आप लोग ये बता दीजिए, ये ओवरलैपिंग किसके किसके बीच हुआ? क्लोरीन के 3pz ऑर्बिटल और इसके sp2 ऑर्बिटल, इसके मतलब बोरॉन के। अब इसका ओरिजिनल शेप आप देखना चाहते हैं तो देखिए, ओरिजिनल शेप अब आने जा रहा है। ये ओरिजिनल शेप है। अब हम आपसे पूछेंगे कि BCl3 का शेप बताइए। क्या बताएंगे? ट्राइगोनल।
त्रिभुजाकार। अब आप समझने के लायक हो चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब हम आपके सामने हाइब्रिडाइजेशन का मेन कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। पहले एक बार फिर से BCl3 का कंप्लीट फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट, लेकिन थोड़ा सा बता दीजिए आप लोग, ये शेप कौन सा शेप हमने बताया? ट्राइगोनल। क्या बता सकते हैं यहाँ बॉन्ड एंगल कितना डिग्री का है? 120 डिग्री। ये सारे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री पर है और ये ट्राइगोनल इन शेप डिफाइंड हुआ है। आपको बता दें कि हाइब्रिडाइजेशन का स्टडी शेप के लिए होता है। अब हम हाइब्रिडाइजेशन का कंप्लीट डिटेल आपके सामने रख पाएंगे। बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिए। चलिए शुरू से जरा देख लिया जाए। आप पढ़ रहे थे BCl3 का फॉर्मेशन। BCl3 के फॉर्मेशन में सेंट्रल एटम, BCl3 के फॉर्मेशन में सेंट्रल एटम बोरॉन है और बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करने पर पता चल रहा है 1:2s2p1। इस स्टेट में केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो BCl3 नहीं बना सकता है, इसलिए इसके स्टैंडर्ड स्टेट पर विचार किए तो पता चला कि एक 2s का इलेक्ट्रॉन निकलकर 2p के दूसरे ऑर्बिटल में चला गया। तो यहाँ 3 ऐसे ऑर्बिटल हमको दिखाई दे रहे हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के हैं, जिसमें से एक 2s का है और 2 2p का है। यही 3 ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग शुरू हुआ है, नॉट ओवरलैपिंग, नॉट पार्शियल मिक्सिंग, कंप्लीट इंटरमिक्सिंग। और इंटरमिक्सिंग से 3 नए ऑर्बिटल बने और इस 3 नए ऑर्बिटल का नाम पड़ा sp2, क्योंकि एक s ये 2p के मिक्सिंग से बना है और यहीं पर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट इंटरमिक्सिंग का कॉन्सेप्ट है, जो आप देख पा रहे हैं। एक s 2p के इंटरमिक्सिंग से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना और इस तरह के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है sp2 कहलाए और ये तीनों एक दूसरे को 120 डिग्री पर एडजस्ट किया। अब हाइब्रिडाइजेशन आखिर क्या है, इस बात को आप यहां से समझेंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से ही बोरॉन अपने आप को फुली प्रिपेयर्ड किया है और जब कर लिया इस तरह का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाकर, तब जाकर क्लोरीन का 3pz ऑर्बिटल आया और ओवरलैपिंग किया और ओवरलैपिंग करके बन गया BCl3। BCl3 का फॉर्मेशन कर लिया। तो आप ये जो BCl3 का फॉर्मेशन देख रहे हैं, इसमें हाइब्रिडाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल है, जो आप यहाँ पर बोरॉन को अपने आप को प्रिपेयर्ड करते हुए देखे हैं। ये बोरॉन हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से ही अपने ऑर्बिटल को रेडी किया है, प्रिपेयर्ड किया है। और ये क्या है हाइब्रिडाइजेशन, सुनने से पहले आप सभी स्टूडेंट थोड़ा सा हमको बताएंगे, तभी हम हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनेशन आप लोग को सुना पाएंगे। अगर आप वास्तव में ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल का सुने हैं, समझे हैं, तो एकदम सही जवाब दे पाएंगे। बता सकते हैं ये 2s 2px 2py कौन से एटम का ऑर्बिटल है? एक ही एटम का है कि 2 एटम का है? एक ही एटम का। कौन से एटम का है? बोरॉन का। तो ये तीनों ऑर्बिटल एक ही एटम के हैं। और दूसरा, सबके आगे 2 लिखा है। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, ये सभी ऑर्बिटल के आगे 2 लिखना इस बात का प्रूफ है कि ये सेकेंड ऑर्बिट के ऑर्बिटल्स हैं। इसकी एनर्जी लगभग इक्वल है और ये तीनों ऑर्बिटल आप देख पा रहे हैं कि एक स्फेरिकल है, एक 2s है, तो एक 2px है और एक 2py है। तो ये तीनों ऑर्बिटल डिफरेंट है, इस तीनों की एनर्जी लगभग इक्वल है और तीनों सेम एटम के हैं। ये 3 कंडीशन था जो कंप्लीट फुलफिल किया तब हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। और यहीं से कॉन्सेप्ट बना है कि जब एक ही एटम के इक्वल एनर्जी वाले डिसिमिलर ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं, तो एक न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं और बने हुए ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं। फिर से, जब एक ही एटम के इक्वल एनर्जी वाले, समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स और समान ऑर्बिटल्स जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं, तो नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन और नए बने हुए ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं। इसी को आपके अकॉर्डिंग कॉपी में, क्लास नोट्स में लिखवाया गया है, मिक्सिंग ऑफ डिसिमिलर ऑर्बिटल्स। क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है डिसिमिलर ऑर्बिटल्स? ऑफ सिमिलर एनर्जीज। क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है सिमिलर एनर्जीज? ऑफ द सेम एटम। क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है एक ही एटम के ऑर्बिटल्स हैं?
तो मिक्सिंग ऑफ डिसिमिलर ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जीज ऑफ द सेम एटम टू फॉर्म ए न्यू ऑर्बिटल, then this process is called hybridization and the new orbitals is formed hybridized orbital. आपको बता दें कि हाइब्रिडाइजेशन के इस एग्जाम्पल के एक्सप्लेनेशन में हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनेशन, कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक सारा कुछ आ चुका है। अब हम कंडीशन पर ध्यान देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा एक ही एटम के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, सभी ऑर्बिटल की एनर्जी लगभग इक्वल होनी चाहिए, ये सेकंड कंडीशन था। और अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का कैरेक्टरिस्टिक है कि जो ये ऑर्बिटल्स हैं जितनी संख्या में भाग लेंगे, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है, उतना ही संख्या में न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, ये पहला। दूसरा कि जो भी नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी और शेप क्या होगी? सेम होगी। और थर्ड जो है वो ये है, थर्ड कॉन्सेप्ट ये है कि हमेशा ओवरलैपिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही भाग लेगा, ओवरलैपिंग में। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेने का जहां तक बात है, तो हाइब्रिडाइजेशन में कंप्लीटली वैकेंट, कंप्लीटली फुलफिल्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल, सभी तरह के ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले सकते हैं। लेकिन ओवरलैपिंग में जहां बॉन्ड बनाना है वहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, तभी जाकर वो बॉन्ड बनाएगा। देख सकते हैं तीनों के पास अनपेयर्ड था, तीनों तरफ से ओवरलैपिंग हो पाया। अगर एक फुलफिल्ड होता तो उसके साथ बॉन्ड नहीं बनता। तो ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। अब थोड़ा सा जो आपने क्लास नोट्स में लिखा है, एक एक लाइन, एक एक वर्ड समझिए। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पॉलिंग एंड स्लेटर के द्वारा दिया गया, जो हम कंडीशन को समझाने का प्रयास कर रहे थे। जरा ध्यान दिया जाए। मिक्सिंग ऑफ डिसिमिलर ऑर्बिटल्स, कंडीशन नंबर 1, ऑफ द सिमिलर एनर्जीज, कंडीशन नंबर 2, ऑफ द सेम एटम, कंडीशन नंबर 3, टू फॉर्म ए न्यू ऑर्बिटल is called hybridization, and the new orbitals are formed is called hybridized orbital. Condition for hybridization, condition for hybridization क्या है? कंडीशन देख लिया जाए। फर्स्ट कंडीशन कर रहा है, the orbitals of same atom take part in hybridization। हमेशा एक ही एटम के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, जबकि ओवरलैपिंग में दो अलग अलग एटम का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। या ओवरलैपिंग हुआ है? या ओवरलैपिंग हुआ है? ये ऑर्बिटल बोरॉन का है और ये ऑर्बिटल क्लोरीन का है, जबकि हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा एक ही एटम के ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। दूसरा, द ऑर्बिटल्स ऑफ टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव नियरली द सेम एनर्जी। ओवरलैपिंग में दो डिसिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल भी भाग ले सकते हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में सबकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? लगभग इक्वल होनी चाहिए। देखिए 2s के साथ कौन इंटरमिक्स किया? 2px, 2py, तो सबके आगे आगे 2 इशारा कर रहा है कि हम भी सेकेंड ऑर्बिट के हैं, हमारी भी एनर्जी लगभग बराबर है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का। फर्स्ट क्या कर रहा है? The number of hybridized orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals take part in hybridization। उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं, न्यू ऑर्बिटल बनते हैं, जितना कि भाग लेता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो 3 भाग लिया था, 2s, 2px, 2py, बना भी 3। अगर भाग लेगा 2 तो बनेगा भी 2, जो हम अभी तुरंत थोड़ा सा क्लियर कर पाएंगे sp हाइब्रिडाइजेशन में। इसके बाद ऑल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट इन शेप एंड एनर्जी। सभी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो बनेंगे वो शेप और एनर्जी के हिसाब से एकदम इक्वल कहलाएंगे। हाफ फील्ड, फुल फील्ड और कंप्लीटली वैकेंट, तीनों तरह के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले सकते हैं, लेकिन ओवरलैपिंग में हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल ही भाग लेगा। अब हम आपको बता दें, अब आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो चुका है कि आप इसके टाइप को भी समझ सकते हैं कि जब किसी एटम का एक s एक p इन्वॉल्व होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा।
जब किसी एटम का एक केस 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक केस 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जब आपको इतना समझ है p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3, तो sp4 बोलना गलत। अब तुरंत कौन आ जाएगा d, तो एक केस 3p और 1d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तो sp3d। एक केस 3p और 2d इन्वॉल्व होगा तो sp3d2, और एक केस 3p और 3d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे तो ये sp3d3 ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। अब क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट इस प्रकार से है। शुरू हो रहा है आपके सामने sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, इसको समझने के लिए हम आपके सामने एग्जांपल दे रहे हैं BCl2 का। बता सकते हैं आप लोग इसमें सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। ग्राउंड स्टेट जो दिख रहा है वही ग्राउंड स्टेट है। जल्दी से बताइए इसमें टोटल कितने अनपेयर्ड हैं, कितने अनपेयर्ड है, एक भी नहीं। तो कहां से ये BCl2 बना दिया, इधर से भी शेयरिंग कर दिया, इधर से भी। समझ में आ रहा है कि ग्राउंड स्टेट बेरिलियम का ग्राउंड स्टेट BCl2 बनाने लायक नहीं है। तो हम इसके कौन से स्टेट पर विचार करते हैं, एक्साइटेड स्टेट पर। तो एक्साइटेड स्टेट पर विचार करेंगे तो क्या होगा, 2s के साथ कौन आया है, जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो एक 2s का इलेक्ट्रॉन निकलकर 2p के फर्स्ट ऑर्बिटल में चला जाएगा, और जाने से हमें 2 ऐसे ऑर्बिटल मिल जाएंगे, 2 ऐसे ऑर्बिटल मिल जाएंगे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होगा। तो यहां पर इन हाइब्रिडाइज्ड स्टेट एक s और एक p में ऐसा ऑर्बिटल मिल रहा है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का है। जल्दी से बताइए s का शेप क्या होता है, स्फेरिकल। ये है आपका 2s। यहीं पर मेन कॉन्सेप्ट दोबारा आ रहा है, यहां पर कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होने जा रहा है और आप खुद अब बोलेंगे। ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन अब इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। अब आप ही बताइए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो ऐसा कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, 2, और कितने डिग्री पर रहेगा। तो यहां पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसका नाम क्या होगा, एकदम सही जवाब है sp। और ऐसे 2 बनेंगे। जब एक केस एक p के मिक्सिंग से बनेगा तो sp, जब एक केस 2 p के इंटरमिक्सिंग से बनेगा sp2। तो ये था 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन। अब जल्दी से बता दीजिए ये दोनों कैसे रहेंगे एक दूसरे के साथ, 180 डिग्री पर लीनियर वे में। ये देखिए इस तरह से, ये है फर्स्ट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये है सेकेंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये बेरिलियम अपने आप को तैयार कर लिया, sp। और अब किसको आना बाकी है, किसको आना बाकी है, क्लोरीन को। तो ये देखिए देखा जाए। अब कौन आएगा यहाँ, क्लोरीन। क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल आएगा, 3pz। 3pz। अभी जो हम कर रहे हैं वो हाइब्रिडाइजेशन है कि ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग। इतना तक क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया कि ये ओवरलैपिंग है, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन है। और ये ओवरलैपिंग किसके किसके बीच हुआ, क्लोरीन के 3pz और बेरिलियम के sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बीच। यहां पर 3pz आया, दोनों तरफ से क्लोरीन, तो दोनों तरफ से क्लोरीन ने ओवरलैपिंग किया, और ये है बेरिलियम BCl2 से बना हुआ मॉलिक्यूल। जल्दी से बताइए इसका शेप कैसा दिखाई दे रहा है, इस शेप को क्या बोलेंगे, लीनियर। तो ये हो जाएगा लीनियर इन शेप। कितना बॉन्ड एंगल,
धीरे धीरे आपके पास शेप और बॉन्ड एंगल का नॉलेज बढ़ गया। अब लास्ट बार हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनेशन जो आपको यहां से अब मिलेगा, बता दीजिए जल्दी से। ये दोनों ऑर्बिटल किसके हैं? बेरिलियम के। एक ही एटम के हैं तो कि दो डिफरेंट एटम के? क्या दोनों की एनर्जी लगभग इक्वल है? क्या दोनों ऑर्बिटल डिफरेंट डिफरेंट है? तो जब एक ही एटम के इक्वल एनर्जी वाले डिसिमिलर ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं और नए बने हुए ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं। तो यहां पर हमने हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। मिक्सिंग ऑफ डिसिमिलर ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जीज ऑफ द सेम एटम टू फॉर्म ए न्यू ऑर्बिटल, then this process is called hybridization and the new orbitals are formed is called hybridized orbital। तो ये था हाइब्रिडेशन का इंट्रोडक्शन क्लास, स्टार्टिंग क्लास। अभी बहुत कुछ पढ़ना है। शेप का डिटर्मिनेशन, sp2, sp3, sp3d, सारे हाइब्रिडेशन के टाइप्स और उसके बाद शेप ऑफ मॉलिक्यूल का नॉलेज मिलेगा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं इसको शेयर और सब्सक्राइब करें और कंप्लीट वीडियो लेक्चर के लिए एक ऐप डाउनलोड करें, केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसके माध्यम से आप क्रैश कोर्स और बहुत ही कम फी में इंडिया के किसी भी कोने से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।